राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल जी तुम संघर्ष करो। સૌને વિનંતી છે કે પાછળ જગ્યા છે આપણા આગેવાનોને પ્લીઝ। સૌ આગેવાનોને વિનંતી છે કે પોલીસને કોઓપરેટ થાય અને પાછળ આપણા સૌ આગેવાનોને જવાબ વિનંતી છે પ્લીઝ। ડાબી બાજુથી દેવાંગભાઈ લઈ લો પ્લીઝ। બધા જિલ્લા પ્રમુખો અને પ્રદેશના ઓફિસ બેરર્સ ડી ખાલી કરો પ્લીઝ, પ્લીઝ ડી ખાલી કરો। વિજયભાઈ ચલો ત્યાંથી આગળ પાછળ જતા રહો, પાછળ ફરીને આવી જાઓ પ્લીઝ, કોઈ ચિંતા નહીં કરો। સેવાદળ કામમાં લાગજો। આપણા સૌના લોકલાડીના નેતા રાહુલ ગાંધીજી આપણી વચ્ચે આવી ગયા છે। તેમની સાથે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી આદરણીય અશોક ગેહલોતજી પણ આપણી વચ્ચે આવી ગયા છે। આપણા એઆઈસીસીના સંગઠન પ્રભારી શ્રી महामंत्री श्री केसी वेणुगोपाल जी, अपना स्क्रीनिंग कमिटी ना चेयरमैन चैनितना जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, प्रदेश प्रमुख श्री जगदीश भाई, विरोध पक्ष नेता सुखराम भाई, अपना पूर्व प्रमुख श्री भाई श्री भरत सिंह भाई, अर्जुन भाई, सिद्धार्थ भाई, एआईसीसी ना प्रवक्ता ने सांसद शक्ति सिंह भाई, भाई श्री अमित भाई, परेश भाई, दीपक भाई, अपना चारे अपना मंत्रीश्रीओ, सौ प्रथम अपना गुजराती परंपरा मुजब अपना आंगणे आवेला मेहमान अपने स्वागत करीए छीए। त्यारे हूँ गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ना प्रमुख श्री जगदीश भाई ठाकुर, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस पक्ष नेता श्री सुखराम भाई राठवा और अपना प्रभारी श्री रघु शर्मा जी ने हूँ विनंती करीश कि आदरणीय राहुल जी सूतरनी आटी स्मृति चिन्ह तेम गुजरात की याद थी सार ओढ़ाड़ी ने एमनु सन्मान करे। श्री राहुल जी सन्मान करशे। एवी ज रीते राजस्थान अपना आ स्मृति चिन्ह श्री जगदीश भाई, रघु शर्मा जी और सुखराम भाई आदरणीय राहुल जी ने आपसे
રાજસ્થાનના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી અશોક ગેહલોતજીનું સન્માન પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર સૂતોલની અતિથિ કરશે. अपना एआईसीसी महामंत्री અને સંગઠન પ્રભારી શ્રી કેસી વેણુગોપાલજીનું સન્માન શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર કરશે. શ્રી રમેશ સેનેથરીલાજી જે આપણા સ્ક્રીનિંગ કમિટીના ચેરમેન છે એમનું સન્માન ભાઈ શ્રી નીરવભાઈ બક્ષી શહેર સમિતિના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી નીરવભાઈ બક્ષી રમેશ સેનેથરીલાજીનું પણ સન્માન કરશે. શિવનારાયણ મોગરીજી જે આપણા સ્ક્રીનિંગ કમિટીના સભ્ય છે એમનું સન્માન કોર્પોરેશનના વિરોધ પક્ષના નેતા શ્રી શહેજાદ ખાન પઠાણ કરશે. મોગરી સાહેબનું સન્માન. આ ડ્રોન ચાલુ કરો, ડ્રોન સ્ક્રીન ઉપર. એવા જ આપણા જય કિશનજી જે આપણા સ્ક્રીનિંગ કમિટીના સભ્ય છે એમનું સન્માન વિધાનસભાના દંડક શ્રી શ્રીજય ચાવડાજી કરશે. હવે હું સ્વાગત પ્રવચન માટે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર ने विनंती करीश कि આવી રીતે સ્વાગત પ્રવચન કરે. आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य पूरे गुजरात को 2022 दिसंबर में दिशा देने वाले और जो कठिनाइयां, जो तकलीफें, जो मुश्किलें हमारा कांग्रेस का वर्कर, हमारा बूथ का वर्कर, हमारा तहसील का वर्कर, हमारा डिस्ट्रिक्ट का वर्कर और पूरे गुजरात की लीडरशिप गुजरात के तानाशाहों के सामने जो लड़ रही है, जिसकी ताकत पर ऐसे हिंदुस्तान के हमारे भविष्य आदरणीय राहुल गांधी जी બધાને વિનંતી કરીશ કે બે હાથ ઊંચા કરીને તાળીઓથી વધાવો. એવા જ યશસ્વી રાજસ્થાનના ગાંધી, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અને 2017 थोड़ी कसर रही गई ना, वखते कसर पूरी करवाना छे एवा आदरणीय अशोक गहलोत साहेब हमारे सब की चिंता करते हैं आईसीसी में बैठ के. ऐसे हमारे जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, रमेश चेनीथला जी, यहां पूरे देश का नेतृत्व बैठा है और पीसीसी के प्रेसिडेंट, एक्स सीएलपी, एक्स पीसीसी, लोकसभा के इंचार्ज, प्रदेश कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी, जिला तालुका से आए हुए मेरे कर्मठ योद्धा,
और बूथ कमिटी मारू बूथ मारू गौरव नो नारो लईने सर हमने 52,000 लोगों को बुलाया था, लेकिन जितनी ताकत पंडाल में है उससे 2 गुना ताकत रोड पे आज गुजरात की कांग्रेस बन के आई है। और वही हमारी विचारधारा की ताकत है। शिक्षक दिवस निमित्ते मारा गुरुजनों गुजरातना गुरुजनों ने वंदन करूं छू। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन बोलाव्યું છે। પરિવર્તન મોંઘવારીને દૂર કરવા માટેનું પરિવર્તન। 40,000 બેરોજગાર યુવાનો છે। એ 40 લાખ બેરોજગાર યુવાનોના 14 વખત પેપર ફોડીને એના કિસ્મત ફોડ્યા છે। એ 40 લાખ યુવાનો નક્કી કરશે 2022 में परिवर्तन करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। खेडूत खेतर में गायब थी गयो। युवान सचिवालय ने सरकारी नौकरियों में गायब थी गयो। सरकारी कर्मचारी एनी नौकरी में गायब थी गयो। गृहिणी एना किचन में गायब थी गया। અને આ બધામાં પરિવર્તન લાવવા માટે કોંગ્રેસે બૂથ સ્તરના કાર્યકરોને બોલાવી અને આ નારો આપ્યો છે। તમને બધાને વિનંતી કરું છું, 10મી તારીખનો કોલ છે મોંઘવારી વિરુદ્ધ। 10મી તારીખનો કોલ છે બેરોજગારી વિરુદ્ધ। 10મી તારીખનો કોલ છે ડ્રગ દારૂ ચરસ ને ગાંજા વિરુદ્ધ। 10મી તારીખે સ્વૈચ્છિક બંધમાં સમગ્ર ગુજરાતને બંધ રાખીશું। 24, 25, 26 चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर नो नारो लई 52,000 बूथ में 6.5 करोड़ गुजरातीओं ने मळवा जईशुं। गुजरातना लोकोने मळवा जईशुं। आ कार्यक्रम लईने आपणी वच्चे आव्या छे त्यारे आशा राखीश राहुलजीनुं बळ, अशोकजीनी ताकत, केसी वेणुगोपालजीनी आपणा प्रत्येनी चिंता અને આ બધું ભેગું કરીને આવતા દિવસોમાં તાકાતથી અમારો કર્મઠ કાર્યકર યોદ્ધા નીકળશે। એ જ વિનંતી સાથે આપ સૌને ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત। खूब खूब आभार जगदीश भाई। હવે ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા સન્માન્ય શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને પ્રવચન કરે। શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા। આપણા સૌની વચ્ચે આપણને માર્ગદર્શન આપવા ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શાસન આવે એના માટે આપણને જોમ અને જુસ્સો વધારવા માટે આ પરિવર્તન સંકલ્પ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત આપણા સૌના લાડીલા આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ તમે અને હું અને મંચ પર બધા બેસેલા 2024 માં દેશનું સુકાન આપણા રાહુલજીના હાથમાં આવે અને એના માટે આપણે સૌ પ્રયત્નશીલ છે એવા રાહુલજી રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી શ્રી ગેહલોત સાહેબ, ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના महामंत्री वेणुजी,
સ્ક્રીનિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી, આપણા ગુજરાતના પ્રભારી રઘુ શર્માજી, આપણા સૌના પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોરજી, મંચ ઉપર બિરાજમાન સૌના ખંધા પર કોંગ્રેસને મજબૂત કરવાની જવાબદારી છે એવા તમામ વરિષ્ઠ આગેવાનો સામે રાહુલજીની વાત સાંભળવા માટે જે ભેગા થયા છે યુવાનો, ખેડૂતો, બહેનો, તમામ કોંગ્રેસના યોદ્ધાઓ, લાંબી વાત નથી કરવી, પણ ગુજરાત મોડેલ ને નારા સાથે આખા દેશને ગુમરાહ કરી શાસન મેળવ્યું અને દિલ્હી મોડેલ કરીને ગુજરાતમાં ભ્રામક પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આપણે બધા આ બંને સરકારથી જાણીએ છીએ, 27 વર્ષના વહાણા વાઈ ગયા છે અને વહાણાને આપણે પૂરા કરવા છે. અને પૂરા કરવા માટે ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને આ 2022ની ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શાસન બનાવવા માટે કટિબદ્ધ થઈએ અને આપણા વરિષ્ઠોના આશીર્વાદ લઈએ. એ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. અસ્તો. જય હિન્દ, જય ભારત. પાછળ અવાજ આવે છે ને? છેક છેલ્લે. ખૂબ ખૂબ આભાર સુખરામભાઈ. હવે ગુજરાતના આપણા પ્રભારી અને રાજસ્થાનના પૂર્વ આરોગ્ય પ્રધાન શ્રી રઘુ શર્માજીને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને પ્રાસંગિક પ્રવચન કરે. શ્રી રઘુ શર્માજી. देश के आम और अवाम के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती पे, सरदार पटेल की धरती पे आज ये परिवर्तन संकल्प बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सब लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. आदरणीय राहुल गांधी जी, आज हमने यहां पर गुजरात के 52,000 बूथ पे जो कार्यकर्ता हमने पिछले 4 महीने में तैयार किए हैं, उन कार्यकर्ताओं को बुलाया है. आप हम लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत है. पूरा देश देख रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे नफरत की राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है, संसद से लेकर सड़क तक सारी पॉलिटिकल पार्टियों में एकमात्र नेता है जो बिना डरे, बिना झुके हुए, बिना समझौते के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुकाबला कर रहे हैं. आज यहां बीजेपी डबल इंजन की बात करती है. राहुल जी, सदी की भीषणतम महामारी आई कोविड, लोगों ने दम तोड़ा, अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला और रेमडेसिविर
इंजेक्शन जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है, उसकी कालाबाजारी बीजेपी के दफ्तर से हो रही थी। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने गुजरात की धरती पे दम तोड़ा। ये इंजन तो तभी फेल हो गया था। एक इंजन फेल होने के बाद दूसरा इंजन लाए, पूरी की पूरी सरकार बदली, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल। गुजरात की जनता को हक है जानने का कि अपराध क्या किया था उन्होंने। 4 साल जिन चेहरों के साथ गुजरात में सरकार चली, वो सरकार फेल हो गई। नया इंजन आया, वो नया इंजन भी दम तोड़ चुका है। अभी 2 महीने पहले 2 मंत्रियों के विभाग भ्रष्टाचार के आरोप में वापस लिए गए। अब ये बार बार दिल्ली का इंजन यहां आके गुजरात के इंजन की मदद करता है, लेकिन असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के इंजन में जो खराबी आई है, नफरत की राजनीति उनका हथियार बन गया है, ईडी उनका हथियार बन गया है, सीबीआई उनका हथियार बन गया है, इनकम टैक्स उनका हथियार बन गया है। और ये जो एक एक कार्यकर्ता राहुल जी आपके नेतृत्व में इन हथियारों से लड़ना जानता है। ये गांधी का प्रदेश है। जहरीली शराब, होम डिलीवरी शराब की, ड्रग माफियों का आतंक, पेपर पे पेपर लीक, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है गुजरात के अंदर। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ऐसे में आज गुजरात का एक एक कार्यकर्ता, गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ निगाह लगा के देखिए। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में गुजरात का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कि सांप्रदायिक चेहरे के साथ इस देश में, इस प्रदेश में 27 साल से राजनीति कर रहे हैं, बदले में कुछ नहीं है। 1960 में गुजरात का निर्माण हुआ, लगभग आधा समय कांग्रेस पार्टी को दिया गुजरात की जनता ने। बड़े बड़े बांध बने, आईआईटी आई, आईआईएम आया, अमूल डेयरी बनी, जीआईडीसी आया, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारों ने दिया। ये 27 साल जो बीजेपी को दिए गुजरात की जनता ने, बदले में आज जनता ठगा सा महसूस कर रही है। गरीब का जीना मुश्किल है। आज आप आवाज हो उस शोषित व्यक्ति की, उस आदिवासी की, जिसकी जमीन छीनने की साजिश गुजरात में हो रही है। उसके जल जंगल जमीन का अधिकार उसको नहीं मिला है। दलित परेशान है, गरीब परेशान है, कमजोर वर्ग का आदमी परेशान है। उसका सहारा वो आपको अपने आप में देखता है, कांग्रेस से उम्मीद बांध के देख रहा है। और ये कार्यकर्ता राहुल जी, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के कार्यकर्ताओं में दमखम है। गुजरात का कार्यकर्ता लड़ना जानता है। और इस बार निर्णायक लड़ाई हमने द्वार का संकल्प किया, लक्ष्य निर्धारित किया, 125 प्लस सीट जीत के गुजरात में सरकार बनाएंगे। क्या ये संकल्प यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता का है कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बताओ। राहुल जी को हाथ खड़ा करके बताओ कि गुजरात में कांग्रेस परिवर्तन के लिए तैयार है कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। સૌ કાર્યકર મિત્રોને વિનંતી કે અવાજ બરાબર આવે છે? છેક પાછળ સુધી આવે છે? બોલો કોંગ્રેસ પાર્ટી। આભાર। હવે હું વિનંતી કરીશ વડગામના ધારાસભ્ય અને કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી જિગ્નેશભાઈ મેવાણીને વિનંતી કરીશ તે આવીને પ્રવચન કરે। मंच उपरना सौ सन्माननीय साथियों, सौना नाम न लई सकूं तो माफ करजो। आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थानना अपना सन्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, किसी वेणुगोपाल जी, माननीय जगदीश भाई ठाकुर, सुखराम भाई राठवा, कांग्रेस पार्टी तमाम मंच उपरना सन्माननीय साथियों,
અને કોંગ્રેસના હાથ પગ એવા તમે સૌ જે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી 2022 કોંગ્રેસ લાવીશ આ નારોને સંકલ્પબદ્ધ કરવા માટે એકત્રિત થયા છે, આ તમામ ક્રાંતિકારી સાથીઓનું જય ભીમ, જય કોંગ્રેસ અને ઇન્કલાબાદ જિંદાબાદના નારા સાથે સ્વાગત કરું છું. સાથીઓ, કહેવાનું ઘણું છે, પણ આજે માનનીય રાહુલજીને આપણે સૌએ સાંભળવાના છે, પણ એક મુદ્દો કોઈ પણ સંજોગોમાં ચૂકવા માંગતો નથી. ગુજરાતની દીકરી અને ભારત માતાનું સંતાન એવી બિલ્કિસ બાનો નામની એક ગર્ભવતી દીકરીની ઉપર સામૂહિક બળાત્કાર થયો. એની આંખોની સામે 7 લોકોના ખૂન કરવામાં આવ્યા અને તમામે તમામ બળાત્કારીઓને, હત્યારાઓને જેલમાંથી છોડી દીધા અને છોડી દીધા પછી અમને મીઠાઈ ખવડાવી, ફૂલ તોરા કર્યા, ઢોલ નગારા વગાડ્યા, એમનું સ્વાગત કર્યું અને પછી એવું કીધું કે એમના સંસ્કારો સારા હતા એટલે બળાત્કારીઓને છોડી દીધા. આ ગુજરાતના સંસ્કાર હોઈ શકે નહીં. આ જગતના ચોકમાં દુનિયાની સામે ગુજરાતની આબરૂને નીલામ કરવાની કોશિશ આરએસએસ અને ભાજપની સરકારે કરી છે. આ વાત તમામે તમામ બૂથ ઉપરના સાથીઓએ ઘરે ઘરે સુધી પહોંચવાની છે અને એવું કહેવાનું છે કે આ બાપુનું ગુજરાત છે, સરદાર પટેલનું ગુજરાત છે, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનું ગુજરાત છે, રવિશંકર મહારાજનું ગુજરાત છે. જ્યાં સુધી આ બળાત્કારીઓને ફરી જેલમાં મોકલવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ગુજરાતની સડકો પર ઉતરમને કોઈ રોકશે નહીં. અને 10 સપ્ટેમ્બરના દિવસે માનનીય જગદીશભાઈ જે કોલ આપ્યો એ પ્રમાણે પેપર લીકના મુદ્દે દલિત, આદિવાસી, ઓબીસી અને માઇનોરિટી અને મહિલાઓ પર થતા અત્યાચાર અને અન્યાયના મુદ્દે અને ગુજરાતમાં અદાણીના પોર્ટ ઉપર જે 2 લાખ કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું, આ તમામ મુદ્દાઓને સાંકળી સંકલ્પબદ્ધ રીતે પરિવર્તન લાવવા માટે ગુજરાતની સડકો પર ઉતરીશું. કોઈએ કહેલું કે જ્યારે સડકો સુમસામ થતી હોય છે ત્યારે સંસદ આવારા થતી હોય છે. આ સંસદ અને ગુજરાતની વિધાનસભાના લોકો છાકટા ન બને એટલા માટે તમે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી દરેક બૂથ ઉપરથી જે અમદાવાદ અને ગુજરાતની સડકો પર ઉતર્યા છો, આ તમામ બૂથ ઉપરના કાર્યકર્તાઓને હું સલામ કરું છું અને કહું છું, રાહુલજી આજે નેતાઓને નહીં, દરેકે દરેક ગામમાં જે જનમિત્ર બન્યા છે, બૂથ ઉપર કમિટી બની છે, એવા તમને સૌને મળવા માટે આવ્યા છે. તમારી તાકાત હશે તો કોંગ્રેસ જીતશે અને કોંગ્રેસને જીતાડીને રહીશું. અને રાહુલજીની યાત્રા જે ભારતને જોડવા માટે નીકળી છે, કન્યાકુમારીથી એના આખરી મુકામ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં પણ આપણે 125 સીટોનો સંકલ્પ કરીને આપણે પણ આપણી યાત્રા પૂરી કરીશું. આ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. જય કોંગ્રેસ. આભાર જિગ્નેશભાઈ. હવે ધારાસભ્ય શ્રી અને કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી લલિતભાઈ કગથરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને ટૂંકમાં પોતાનું પ્રાસંગિક પ્રવચન કરે. શ્રી લલિતભાઈ કગથરા. શ્રદ્ધે આપણા સૌના શ્રદ્ધે રાહુલજી, આપણે જેમની પર આસ રાખીને બેઠા છે એવા રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતજી, વેણુગોપાલજી, આપણા અધ્યક્ષ જગદીશભાઈ ઠાકોરજી અને તમામ ડાયસ ઉપર બેઠેલા મહાનુભાવો અને આપ સૌ જેની આસ અને મીઠાશ, તમારી જેની શ્રદ્ધા છે, એવા તમામ કોંગ્રેસના નવયુવાન કાર્યકરો, મિત્રો, મારે આપને બહુ જ ટૂંકી વાત કરવી કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પોષ તું તે માર તું એ ક્રમ છે કુદરતનો. આજે નોકરિયાતો દુખી એ જ ભાજપને પોષવા વાળા હતા, એનો પેન્શન નથી. આજે યુવાનોને નોકરી નથી, આજે ખેડૂતોને ભાવ નથી, આજે આપણી કોઈ વાત સાંભળવા વાળું નથી. ત્યારે આપ સૌના વતી હું રાહુલજીને કહું છું કે ગુજરાતની પ્રજા રાહ જુએ છે. ગુજરાતની પ્રજા થાકી ગઈ. હવે ભાજપથી મુક્ત કરાવો. હવે
ગુજરાતની પ્રજા કહે છે રાહુલજી અમારે નોકરી જોઈ, અમારે ખેતીના ખેત પેદાશના પૂરા ભાવ જોઈ। રાહુલજી આજે પ્રજા આ ગુજરાતની આપની રાહ જોઈને બેઠી છે, આપની ઉપર શ્રદ્ધા છે કે અમે ગુજરાતમાં પરિવર્તન લાવશું, રાત દી એક કરી દેશું, ગુજરાતમાંથી જે પૈસું ભાજપને એ ભાજપને અહીંથી હટાડીને રહેશું। જય હિન્દ, જય ભારત। ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે હું ધારાસભ્ય શ્રી અને કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી ઋત્વિકભાઈ મકવાણા વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને પોતાનું ટૂંકું પ્રવચન કરે। શ્રી ઋત્વિકભાઈ મકવાણા। દેશનું ભવિષ્ય આપણા સૌના આદરણીય સન્માનની રાહુલજી, રાજસ્થાનના સન્માનની મુખ્યમંત્રી શ્રી અશોક ગેહલોતજી, આપણા સૌના માર્ગદર્શક કેસી વેણુગોપાલજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ સન્માનની જગદીશભાઈ, આપણા પ્રભારી માનની રઘુ શર્માજી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સૌ આગેવાનો અને બૂથના સૌ લડવૈયાઓ, आजादी नो 75वां वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव सब साथ में मिलकर मना रहे हैं। आजादी ना खरा अर्थ में उजववा माटे जो कोई हकदार होय तो एक कांग्रेस ना कार्यकर्ताओ छे। देश ने आजादी महात्मा गांधी, सरदार पटेल अने लाखों लड़वैयाओना कारणे मळी हती। आजादीनी अंदर मने अने तमने मत आपवानो अधिकार जो कोईए आप्यो होय तो एक कांग्रेस पार्टी अने गांधी परिवारे आप्यो छे। ए अधिकार जो आपणे टकावी राखवो होय तो आवनारा समयनी अंदर पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ए लड़ाई ने बूथ सुधी लई जवी पड़शे अने आपणा बूथ ने आ चोरों थी आजाद कराववू पड़शे। जे दिवसे आपणे आपणा बूथ ने आजाद करावी दीधुं ते दिवसे आपणे आजादीनी बीजी लड़ाई जीती जईशुं। फरी वखत आप सौने खूब खूब शुभेच्छाओ साथे आप सौनी पासे अपेक्षा राखीए छीए कि आवनारी बूथनी लड़ाई आप सौना भरोसे कांग्रेस पार्टी जीतशे एवी अपेक्षा साथे खूब खूब आभार। धन्यवाद। હવે શું ધારાસભ્ય શ્રી અને આપણા એસટી સેલના ચેરમેન શ્રી અનંતભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને 2 મિનિટ આપણને ભાષણ કરે। ટૂંકમાં અનંતભાઈ પટેલ આપણને પ્રવચન કરશે। સર્વને નમસ્કાર। આપણા સૌના લાડીલા અને દેશના ભવિષ્ય એવા રાહુલ ગાંધીજી, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી એવા અશોકજી, આપણા પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્માજી, प्रदेश कांग्रेस समितिना प्रमुख एवं जगदीश भाई, सीएलपी एवं अपना सौना आगेवान एवं सुखराम राठवाजी, वेणुगोपालन जी, मंचस्थ बिराजमान तमाम आगेवानों, मारे बात आदिवासी विस्तारनी करवानी छे। जे दाहोद में राहुल गांधी जी कही गया आदिवासी सत्याग्रहनी बात करी अने आपणो जड़ जंगल जमीन नो प्रश्न राहुल जी उठाव्यो छे अने आपणी जड़ जंगल जमीन ने बचाववा माटे राहुल जी एक सैनिकनी जेम आपणी પડખે ઊભા છે। गुजरात वर्तमान सरकार अवनवा प्रोजेक्टो लावे छे, घणी वखत विस्थापितो करवानी बात करे छे, त्यारे मात्र ने मात्र आदिवासी समाज ज केम?
શું કામ આદિવાસી સમાજે વિસ્થાપિત થવું પડે છે? વર્તમાન સરકાર શા કારણે અમારું જળ જંગલ જમીન લૂંટી રહી છે? જો એ બચાવવું હોય તો આદિવાસી સમાજે, સમગ્ર આદિવાસી સમાજે કોંગ્રેસનો પંજો મજબૂત કરવો પડશે, મજબૂત કરવો જ પડશે. નહીં તો આ લુચ્ચી ચોર સરકાર આપણા લોકોને, આપણા સમાજને, આદિવાસી સમાજ, દલિત સમાજ, ઓબીસી સમાજ, માઇનોરિટી સમાજનું નિકંદન કાઢી નાખવાની છે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. યુવાનો રોજગારી માંગે છે ત્યારે આ સરકાર પ્રાથમિક શાળાઓ બંધ કરે છે, વર્ગ શાળાઓ બંધ કરે છે. યુવાનો શિક્ષણ માંગે છે તેવા સમયમાં નવી નવી એજન્સીઓને, ખાનગી શાળાઓ વધારવાનું આ કામ કરે છે. આવા સમયે જો 2022માં આપણે કોંગ્રેસનો હાથ મજબૂત કરીશું તો આવનારા સમયમાં આપણી જળ જંગલ જમીનની સાથે આદિવાસી અસ્મિતાનો બચાવ આપણી કોંગ્રેસની સરકાર કરે છે. અને આ મંચ પરથી એ જ નિર્ધાર કરવા આવ્યા છે કે કોઈ પણ ભોગે, કોઈ પણ સંજોગે આપણે કોંગ્રેસને 2022માં લાવવાની છે અને કોંગ્રેસને જીતાડવાનું છે. કોંગ્રેસ, કોંગ્રેસ, કોંગ્રેસ. જય ભારત. સૌનો આભાર. હવે ધારાસભ્ય શ્રી અને કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી અમરીશભાઈ ડેરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને પોતાની ટૂંકી વાત કરે. શ્રી અમરીશભાઈ ડેર. માઇક વાળા ભાઈને વિનંતી કરું છું થોડો અવાજ વધારે આપે પ્લીઝ. ના મળે અધિકાર ત્યારે ગર્જના કરવી પડે, નહીં તો બસ આખી જિંદગી ભીખ માંગવી પડે. હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે નક્કી કરો કે શું કરવું છે, ગર્જના કરવી છે કે ભીખ માંગવી છે. આજના પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રા કાર્યક્રમની અંદર કોંગ્રેસ પક્ષના યુવા નેતા, ભારત દેશનું ભવિષ્ય આદરણીય રાહુલજી આપણા બધા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે એમની સાથે આવેલું આપણી પાર્ટીનું શીર્ષ નેતૃત્વ, અન્ય મંચસ્થ મહેમાનો, આપ સૌ વડીલો અને યુવાન દોસ્તો અને પત્રકાર મિત્રો, મારે એક જ વાત આપ બધા સમક્ષ કરવી છે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સત્તાધીશોએ ભૂતકાળની અંદર જે વાતો કરી છે ને એ વાતો, લોક કલ્યાણકારી યોજનાઓ જનતા જનાર્દન સુધી પહોંચી નથી. કદાચ એટલા માટે કોંગ્રેસના શીર્ષ નેતૃત્વએ છેવાડાના માનવીને પૂછીને મેનિફેસ્ટો કમિટીની અંદર જે વાતો કરી છે એટલે લોકોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એવું છે કે આણે કર્યું નથી, તમે કરશો કે કેમ? ત્યારે આપ સૌના માધ્યમથી ગુજરાતની જનતા જનાર્દનને કહેવા માંગુ છું કે યુવાનોના પ્રશ્નો હોય તો પણ ભલે, આદિવાસીઓના પ્રશ્ન હોય તો પણ ભલે, મહિલાઓના પ્રશ્ન હોય તો પણ ભલે, મધ્યમ વર્ગના પ્રશ્નો હોય તો પણ ભલે, માલધારીઓના પ્રશ્નો હોય તો પણ ભલે, નાના વેપારીઓના પ્રશ્ન હોય તો પણ ભલે, ખેડૂતોના પ્રશ્ન હોય તો પણ ભલે, અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે અમે સત્તામાં આવતા વેત આ બધા જ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવશું. અને એટલા માટે ગૌરવ સાથે કહું છું કે આ બધા જ પ્રશ્નોની ચર્ચા, મેનિફેસ્ટો કમિટીની ચર્ચા, એના મુદ્દાઓની ચર્ચા કોંગ્રેસ પાર્ટીએ દ્વારકાની અંદર કરી છે, દ્વારકાધીશને નજર સામે રાખીને કરી છે. એટલે વિનંતી કરું છું કે માઇનોરિટીના પ્રશ્નો હોય તો પણ ભલે, મેં કીધા પ્રશ્નો હોય તો પણ ભલે, આ બધા જ પ્રશ્નોની રજૂઆતના સંદર્ભે સરકાર આવ્યા પછી અમે કરીશું. અને તેમ છતાં પણ જો આપણા ઉપર ભરોસો ન બેસે તો આ બધાય વતી ખાતરી આપું છું કે જો 2022ની અંદર ચૂંટણી જીતીશ તો ધારાસભ્ય તરીકે હઈશ, અને જો ચૂંટણી નહીં જીતું તો કાર્ય
અને સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના જુદા જુદા બૂથમાંથી પધારેલા હજારોની સંખ્યામાં ઉપસ્થિત કોંગ્રેસ પક્ષના યોદ્ધાઓ અને અમારા યુવાન સાથીઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના 27 વર્ષના શાસનમાં સમાજના દરેકે દરેક વર્ગને અન્યાય અને સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. પછી એ ગુજરાત રાજ્યનો વિદ્યાર્થી હોય, ગુજરાત રાજ્યનો યુવાન હોય, ગુજરાત રાજ્યનો વેપારી હોય, ગુજરાત રાજ્યનો ખેડૂત હોય, પરંતુ ગુજરાત રાજ્યની આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં સૌથી વધારે જો હેરાન થવાનું કોઈને આવ્યું છે તો ગુજરાત રાજ્યના યુવાનને આવ્યું છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની સામે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યનો એક યુવાનોનો આક્રમક મોરચો તૈયાર થાય. ગુજરાતમાં શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ દિવસે ને દિવસે વધ્યું છે. ગુજરાત રાજ્યના વાલીઓ પોતાના પુત્રને કે પુત્રીને અભ્યાસ કરાવે અને જ્યારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પરીક્ષા આપવા જાય તો 22 જેટલી પરીક્ષાઓમાં પેપર ફૂટી જાય, છતાં પણ આ સરકાર આ પેપર ફોડનારાઓ સામે કોઈ કડક કાયદો બનાવતી નથી. ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને, ગુજરાત રાજ્યના યુવાનોને ડ્રગ્સના નશાના ખપ્પરમાં હોમવાનું પાપ જો કોઈ કરતું હોય તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. અને જેમ એક સમયે ઉડતા પંજાબ બનાવ્યું હતું, આજે ઉડતા ગુજરાત બનાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે ગુજરાત રાજ્યનો યુવાન આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરકારના શાસનને જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખવા માટે નિમિત્ત બને એ જ વિશ્વાસ સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ ઇન્દ્રજીતસિંહજી. હવે હું રાજસ્થાનના મુખ્યપ્રધાન આદરણીય શ્રી અશોક ગેહલોતજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને પ્રવચન કરે. આદરણીય શ્રી અશોક ગેહલોતજી. हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव के जी वेणुगोपाल जी, प्रभारी गुजरात के रघु शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई जगदीश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर आदरणीय सुखराम भाई राठवा, शक्ति सिंह गोयल जी, चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी के रमेश चैनसला जी और तमाम उपस्थित हमारे मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज आप यहाँ पर रिवर फ्रंट पर जो सैलाब उमड़ पड़ा है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. ये संकेत है भावी चुनाव का. जो माहौल में देख रहा हूँ गुजरात के अंदर 27 साल तक शासन किया बीजेपी ने, बड़ी बड़ी बातें करी गई हो, खूब उसकी पब्लिसिटी की गई, पर धरातल के अंदर आज भी लोग बहुत दुखी हैं. गरीब ही रह गया, नारे दिए गए वो सब विफल हुए. गांधी के राज्य में शराबबंदी तो है नाम की, 70 लोग मारे गए नकली शराब पी करके. आप सोच सकते हो कि हालात क्या है. कोरोना आया था यहाँ पर, पूरा देश देख रहा था कि अहमदाबाद के अंदर लोग एम्बुलेंस के अंदर ही, गाड़ियों के अंदर ही बैठे हुए अपनी ड्रिप लगवा रहे थे. तो आप सोच सकते हो कि कैसा कुप्रबंधन था. सरकार की हाईकमान घबरा गई और पूरी सरकार को बदलना पड़ा. इतिहास में कभी नहीं हुआ. कोई भी मंत्रिमंडल में गया, सभी निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे. मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट बदल दी गई. उसको आप अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए लोग हैं ये. पिछली बार भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने शानदार
कैंपेन किया, पूरे देश को लगा कि इस बार तो सरकार बदल जाएगी। अगर 10 सीटें कम आती तो सरकार बदल जाती उस वक्त। अमित शाह गृह मंत्री जी नारा दिया था, इस बार 150 का नारा दिया था, आई कितनी? 99 सीटें आई, 99 सीटें सिर्फ आई थी। कहाँ 150 का 99? वही हालात इस बार हैं। मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पिछले 8 साल में जिस रूप में भूमिका निभाई है विपक्ष की, पूरा देश लोहा मान रहा उनका हर विषय पर। अभी रघु शर्मा जी ठीक कह रहे थे, हर विषय पर उन्होंने इस सरकार को घेरा है। जो विपक्ष की भूमिका होती है कमी नहीं रखी है। इसलिए राहुल गांधी के नाम से, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे उनके कोई मंत्री हो या स्पोक्समैन हो, वो टारगेट राहुल गांधी को क्यों करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्तित्व है जो पूरे देश के आम आवाम की आवाज़ है। ये चुनौतियाँ देश के सामने हैं, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो। चाइना का जो सीमा में जो आतंक है उसकी तरफ ध्यान किसी ने आकर्षित किया है तो उसका नाम एकमात्र राहुल गांधी नाम है। यहाँ पर चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, कोरोना की बात हो, सरकार को वार्न किया फरवरी के अंदर, 20 के अंदर ही, परवाह नहीं करी, बाद में भुगता, पूरा देश भुगता। दूसरी लहर में तो ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए थे आप सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस बार आप लोग कमर कस ले। आप पार्टी को तो आप लोग गुजरात में अलाउ ही नहीं करें। जिसने गुजरात के महात्मा गांधी जिन्होंने जन्म लिया पोरबंदर में, जिसको आज देश सब राष्ट्रपिता मानता है, और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कैंपेन करके प्रस्ताव पास करवा दिया कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उस महात्मा गांधी को आपने गायब कर दिया अपने पोस्टरों से, अपने कैंपेन से। हम भगत सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा त्याग किया, फांसी के फंदे पर चढ़े, पूरा देश नतमस्तक किया उनके सामने। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उनको मानने वाले हम लोग हैं। ये तो कभी मानते नहीं थे, ये तो खाली कभी सरदार पटेल के नाम ले लेते हैं, कभी गांधी जी को अपना लेते हैं, कभी अंबेडकर साहब का नाम ले लेते हैं। दिल से किसी को स्वीकार नहीं करते लोग। वो लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो फासिस्ट ही है, खाली लोकतंत्र का चेहरा पहना हुआ है। इसलिए आज लोकतंत्र खतरे में देश में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आतंक मचा रखा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग सब जानते हैं गुजराती तो आज़ादी के पहले से ही गुजराती राज्य का नाम देश में दुनिया में रहा है, अलग पहचान रही है, स्मृतिशाली राज्य रहा है। जहाँ गुजराती है वहाँ गुजरात है, ये कहावत है। वो राज्य गुजरात है। वहाँ पे आप सोच लीजिए इस देश में जो महंगाई की मार है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, मूंगफली, आटा, दाल, सबके भाव बढ़ा दिए, जीएसटी लगा दी। ये मौका है आपके सामने। इस बार आप लोग, इस बार पिछली बार कमी रही थी, भावुक हो गए थे। जब विकास पागल हो गया तो प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि मैं खुद ही विकास हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि पानी में जार उतारना हो, भावुक होना हो। गुजराती हमारे बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के लोग होते हैं, भावना में बह गए। इस बार भावना नहीं, इस बार हकीकत क्या है, किस प्रकार हम दुखी हैं महंगाई को लेके,
बेरोजगारी को लेके सड़कों पहले अच्छी मानी जाती थी गुजरात की, उनकी स्थिति भी खराब हो गई राजस्थान के कंपेरिजन के अंदर। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके आप इस बार चूके नहीं, और जो माहौल यहाँ बनाया आप लोगों ने वो अपने आप में संदेश चला जाएगा दिल्ली तक। इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, आप संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से, तो मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, जो आप लाखों की संख्या में आए हैं, इतनी भारी सभा की है आपने, मैं भी आ रहा हूँ पिछले 1 साल तक, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, इस बार गुस्सा पिछली बार से ज़्यादा अधिक है। और आप अगर तय कर लेंगे तो ये जो लोग बैठे हुए सत्ता में, 2 मंत्रियों के इस्तीफे करने पड़े भाई इनको 4-6 महीने में ही, क्यों करने पड़ गए? हालात बड़े खराब है सब क्षेत्रों में। फिर खाली आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम जीत सकते हैं, ये भावना अगर आपने घर कर गई आपके दिलो दिमाग के अंदर, तो मैं समझता हूँ इस बार जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। खूब खूब आभार अशोक गहलोत जी। हमने आवाज दी है तुम्हें, हमने आवाज दी है तुम्हें बड़ी नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो, तुम भी आवाज मिला दो हमारी आवाज के साथ। आज शब्दों સાથે આપણા સૌના લોકપ્રિય નેતા જેને સાંભળવા માટે આપણે સૌ ભેગા થયા છે એવા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી આપણે સૌને સંબોધશે। રાહુલ ગાંધી, राहुल गांधी। राहुल जी आप संघर्ष कीजिए। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, रमेश चेन्नीथाला जी, जगदीश ठाकुर जी, सुखराम राठवा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब सीनियर नेता, एमपीज, एमएलएज, पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रेस के हमारे मित्रों, आपका भी यहां स्वागत। पूरे गुजरात से यहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। मतलब पूरे गुजरात से, गुजरात के हर कोने से, हर गांव से, हर बूथ से हजारों बब्बर शेर यहां आज आए हैं। और ये जो बब्बर शेर हैं, ये एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। ये आम बब्बर शेर नहीं है कि किसी भी चीज के लिए लड़ जाएं। ये विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं जानता हूं कि यहां गुजरात में 25 साल से आप क्या सह रहे हो, मैं समझता हूं। आपकी लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी से नहीं है,
ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बीच में, इनके बीच में नहीं है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हो, किसके खिलाफ लड़ रहे हो। देखिए, सरदार पटेल जी की बीजेपी ने मूर्ति बनाई। सरदार पटेल जी की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के लोगों ने बनाई। सही? सरदार पटेल जी थे क्या? उन्होंने अपनी जिंदगी किन लोगों के लिए दी? वो किससे लड़े और क्यों लड़े? सबसे पहले सरदार पटेल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। आपने उनकी शरीर की मूर्ति बनाई, मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो गुजरात और हिंदुस्तान की किसानों की आवाज थे। मतलब जो भी उनके मुंह से निकलता था, जो भी उनके मुंह से निकलता था, वो गुजरात और हिंदुस्तान के किसानों के हित के लिए निकलता था। अगर आप सरदार पटेल जी को पढ़ोगे, उनके भाषण सुनोगे, उन भाषणों में किसानों के खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द नहीं कहा। सरदार पटेल जी ने गुजरात के जो इंस्टीट्यूशंस थे, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, उनको खड़ा किया। सरदार पटेल जी के बिना अमूल पैदा नहीं हो सकता। तो बीजेपी एक तरफ सरदार पटेल जी की मूर्ति तैयार करती है, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी कर देती है, और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए सरदार पटेल जी जिए और मरे, कभी नहीं हो सकता माफ। अगर आज सरदार पटेल जी होते, मैं आपसे पूछता हूं, गुजरात की जनता से पूछता हूं, अगर आज सरदार पटेल जी होते, क्या वो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते या किसानों का कर्जा माफ करते?
अगर आज सरदार पटेल जी होते तो किसानों के खिलाफ वो ये 3 कानून कभी लाते? सवाल ही नहीं उठता। मर जाते मगर ये कानून नहीं पास होने देते। ये सच्चाई है। एक तरफ मूर्ति बनाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सोच पर आक्रमण करते हैं, उन्हीं का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ किया। जहां भी हम सरकार में आए, हमने कहा पहला काम सरदार पटेल जी जो करते वो हम करके दिखाएंगे, और हमने कर्जा माफ कर दिया। और यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का। आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा आप लड़ किसके खिलाफ रहे हो। आमतौर से लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के बीच में होती है, और जो प्रदेश के, देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, आमतौर से ये न्यूट्रल रहती हैं, ये अंपायर का काम करती हैं। चाहे वो पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ये एम्पायर का काम करती हैं। मगर गुजरात में जिन संस्थाओं को सरदार पटेल जी ने बनाया, जिन संस्थाओं की नींव सरदार पटेल ने रखी थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हो विधानसभा हो, इन सब संस्थाओं को बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। मतलब यहां पे आप एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, यहां पे आप गुजरात का जो प्रदेश है उसकी हर एक संस्था के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है ना, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है। मगर ना, ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो इनके मालिक पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं भैया देखो, मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिले, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मत। भाई और बहनों, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है, ड्रग्स का सेंटर बन गया है, और सारे के सारे ड्रग्स इसी मुद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, मगर आपकी सरकार यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? नहीं, जोर से बोलिए, क्या कारण है? कि हर 2-3 महीने मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं, जो गुजरात के युवाओं का भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मगर वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर किसी गरीब व्यक्ति के घर में पुलिस वाले ड्रग्स ढूंढ लें,
2 लाठी मार के जेल में कर देते हैं, सही बात है, 2 लाठी मार के अंदर कर देंगे। मगर अगर हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स मुद्रा पोर्ट में मिले, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल 2-3 उद्योगपतियों का, 3-4 उद्योगपतियों का राज, 100% मीडिया का कंट्रोल। उन उद्योगपतियों को जितनी भी जमीन चाहिए 2 मिनट में सरकार उनको दे देगी। मगर अगर गुजरात का गरीब हाथ जोड़ के, आदिवासी हाथ जोड़ के थोड़ी सी जमीन मांगे, सवाल नहीं उठता, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों और बहनों, बिजली के रेट गुजरात में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। नेक्सस है, वही 2-3 कंपनियां हैं, वही नाम है, आपके जेब में से पैसा निकलता है, सीधा उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। और ये आप सालों से देख रहे हो। लोकतंत्र पर आक्रमण, गुजरात की जनता पर आक्रमण, कोई कुछ बोल नहीं सकता गुजरात में। गुजरात एक स्टेट है जहां पे आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जिसके खिलाफ आप आंदोलन करोगे उसको परमिशन देनी पड़ेगी पहले, आंदोलन करने से पहले। यह है गुजरात। और आपने पूरे हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को व्यापार समझना हो, बिजनेस समझना हो, तो गुजरात उसको सिखा सकता है। आप सबसे आगे हो, मगर आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या थी? बड़े अरबपति नहीं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ थी। जो छोटे व्यापारी होते हैं, मिडिल साइज व्यापारी होते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ थी। आप मुझे बताइए, वो जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसका क्या हुआ? क्या गुजरात की सरकार जो छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होती हैं, क्या उनकी मदद करती है? नोटबंदी से जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको फायदा हुआ? आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएंगे, सब के सब बताएंगे कि नोटबंदी ने हमें नष्ट कर दिया। गलत जीएसटी लागू की, वही सवाल आप फिर से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए जीएसटी से आपका फायदा है या नुकसान, वो आपको बताएगा नुकसान, नुकसान, नुकसान। तो अगर किसानों को फायदा नहीं, मजदूरों को फायदा नहीं, छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा नहीं, तो फायदा किसको? फायदा किसको? वही 3, 4, 5 बड़े उद्योगपतियों को। पूरा का पूरा गुजरात, आपका पूरा का पूरा प्रदेश उन्हीं 4-5 लोगों के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीकॉम हो, कुछ भी हो, उन 5 के पास पूरा का पूरा उनके हवाले कर दिया है। यह आपकी सच्चाई है। और अगर आप इसके खिलाफ लड़ना चाहो, आंदोलन करना चाहो, तो फिर पहले भैया परमिशन लेना।
उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों की परमिशन लेना, उससे पहले जनता की आवाज मत उठाना। क्या सरदार पटेल जी ने अंग्रेजों से आंदोलन करने के लिए परमिशन लिया था? क्या सरदार पटेल जी अंग्रेजों के सामने गए और उन्होंने उनसे पूछा कि भैया हमें परमिशन दे दो? अगर आप सरदार पटेल जी से कहते कि एक ऐसा दिन आएगा कि जनता की आवाज उठाने के लिए गुजरात में परमिशन लेनी पड़ेगी, सरदार पटेल जी आपको क्या कहते? सरदार पटेल जी कहते उस सरकार को उठा के बाहर फेंको, निकालो। जो सरकार गुजरात की जनता से कहती है कि आंदोलन करने से पहले तुम्हें परमिशन लेना होगा, उसको निकालो, सरदार पटेल जी कहते। यह सच्चाई है। तो आप किसी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, आप उसी विचारधारा से लड़ रहे हो जिसके खिलाफ सरदार पटेल जी लड़े थे। और सरदार पटेल जी भी आपके जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे। पिछले चुनाव में मीडिया के मित्रों ने कहा था कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है, याद है आपको? कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। मैसेज आया था ऊपर से, कह दो कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है। और 6 महीने में बीजेपी की हवा निकाल दी आपने। 6 महीने में आपने हवा निकाल दी। थोड़ी सी कमी रही, मगर आप बब्बर शेर जैसे लड़े, एक साथ खड़े हो गए, विचारधारा के लिए लड़े, गुजरात के किसानों के लिए लड़े, व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के लिए, युवाओं के लिए। और वही इस बार होगा। देखिए, मीडिया कुछ भी कह ले और इनको कहना पड़ता है, इन बेचारों की गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है। कुछ भी कह दे, मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है। गुजरात की जनता तंग है, गुजरात की जनता गुस्से में है, दुखी है। बस आपको गुजरात की जनता के साथ खड़ा होना है और आपकी सरकार गुजरात की जनता की सरकार, गुजरात की आवाज की सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद गुजरात की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? पहले मैंने कहा किसानों का कर्जा माफ करेगी 3 लाख रुपए का, पहला काम। दूसरा काम, आपको याद होगा कोविड आया था, याद है? भूल गए? याद है ना? आपको मालूम है गुजरात में कितने लोगों की मृत्यु हुई? 3 लाख लोग, 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने देखा होगा, अस्पताल के सामने आपने लोगों को देखा होगा। क्या बीजेपी की सरकार ने कॉम्पनसेशन दिया? सरदार पटेल जी की इन्होंने मूर्ति बनाई। अगर आज सरदार पटेल जी जिंदा होते और आप उनसे पूछते, सरदार पटेल जी गुजरात में 3 लाख लोग कोविड के शिकार हुए,
क्या उनको कॉम्पनसेशन, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, हां या ना? सरदार पटेल जी क्या कहते? क्या सरदार पटेल जी कहते नहीं देना है कॉम्पनसेशन? सवाल नहीं उठता। तो जो सरदार पटेल जी कहते वो कांग्रेस पार्टी करेगी, 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन हर व्यक्ति को देगी। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। हजारों स्कूलों को बीजेपी की सरकार ने बंद किया है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई हुई है, हजारों स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो हम 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। जो यूपीए के समय में 400 रुपए हुआ करता था, जो आज 1000 रुपए है। और सबसे बड़ी चीज जिससे मैं खत्म करना चाहता हूं, बेरोजगारी और महंगाई। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि 2-3 अरबपति इस प्रदेश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटे बिजनेस, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, व्यापारी और किसान देता है। और जब तक इनकी सरकार नहीं बनेगी, जब तक किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की सरकार नहीं बनेगी, जो सरकार उनकी पूरी मदद करे, तब तक इस प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री मजबूत नहीं हुई गुजरात में, यहां पे रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अगर बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, डायमंड इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नहीं खुले, तो यहां पे रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। और गुजरात के जो युवा हैं भटकते फिरेंगे मगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का फोकस उन युवाओं को रोजगार देने पर होगा। पूरा का पूरा फोकस हम गुजरात के युवाओं को रोजगार देने में लगा देंगे और 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। आपके सामने चुनाव है और मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लड़ गए, पिछली बार जैसे अगर आप लड़ गए, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप देखिए, पिछले 5 साल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आमतौर से क्रिकेट टीम में अगर एक प्लेयर फेल होता है, एक प्लेयर को हटा देते हैं। गुजरात की
सरकार की जो टीम है उसमें एक प्लेयर को नहीं, पूरी की पूरी टीम को हटा के फेंक दिया। मतलब ये जानते हैं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, और गुजरात की जनता को यह सब दिख रहा है। तो आप लड़ जाइए, मैं आपके साथ हूं, आप लड़ जाइए, और मैं आपको गारंटी कह के बता रहा हूं, अगर आप लड़ गए, अगर आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ गए, अगर आप किसानों की आवाज के लिए, मजदूरों की आवाज के लिए, आम जनता की आवाज के लिए लड़ गए, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीत जाएगा। आप हमारी शक्ति हो, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते हो, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो, और गुजरात में आपने बहुत बहुत मुश्किल सही है। मैं समझता हूं, दम लगा के लड़िए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को जिताइए, गुजरात की जनता की और अपनी सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે હું આભાર વિધિ માટે ડોક્ટર જીતુભાઈ પટેલે વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર વિધિ કરે। ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતમાંથી હમ દો હમારે દો અને ઈડીને જેણે લલકાર કર્યો છે અને પરિવર્તનનો એક નવો સંદેશ લઈ 7મીએ ભારત જોડો યાત્રાએ નીકળવાના છે એવા હિન્દુસ્તાનના ભવિષ્ય રાહુલ ગાંધીજીનો હું આભાર માનું છું। રાજસ્થાનના ગાંધી અને ગુજરાતના ઓબ્ઝર્વર તરીકે જેમણે એક ખૂંખાર કામ કર્યું છે એવા आदरणीय अशोक गहलोत जी नो आभार मानू छू। सागर से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हमारी किश्ती वहां ले चलो जहां तूफान आया है। एवा सर्व नेतृत्व नो आभार मानू छू। आप सौनो आभार मानू छू। मीडिया ना मित्रों नो आभार मानू छू अने सर्व कार्यकरों नो आभार मानी आ परिवर्तन नी रैली में आवनारी चूंटणी में भारतीय जनता पार्टी ने आ साबरमती नदी में पधराववाना कार्यक्रम में आपणे सौ साथे मळीए ए ज आगार साथे राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल जी तुम आगे बढ़ो।